नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र मिश्र और आज हम बात करेंगे एक ऐसी छात्रा पर जिसने परिस्थितियों को हराकर, परिस्थितियों से लड़कर एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो सबके लिए संभव नहीं होता। अक्सर लोग असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचने से लेकर जेएनयू तक का सफर तय करना और उसके बाद अमेरिका के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चांसलर स्कॉलरशिप हासिल करने की इनकी कहानी प्रेरणा से भरी है, जिससे लाखों लोग प्रेरित हुए हैं। आइए हम बात करते हैं सरिता माली जी से। सरिता माली जी, नवोदय टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सरिता जी, आप हमें बताइए कि किस तरह से मुंबई के गोवंडी इलाके में घाट गोपर में जहाँ पे आपकी झुग्गी बस्ती थी, वहां से कैसे आपका सफर शुरू हुआ और बचपन आपका कैसे बीता? घाटकोपर ईस्ट में हमारी झुग्गी थी। जी। जो करीब की झुग्गी है वो गोवंडी इलाके में थी। जी। बहुत सारी चीजें मीडिया में आ चुकी हैं। मेरी कहानी, जी। मेरा जीवन मैं कहूंगी, जिसका कुछ अंश मैंने फेसबुक पे लिखा। जी। जी। इसमें संदेह नहीं है कि जिंदगी बहुत कठिन थी, बहुत अधिक कठिन थी। मतलब जी। आप ऐसे समाज में पैदा होते हैं जहां पे आप हर तरह से वंचित हैं। जी। अब किसी तरीके का हमें प्रिविलेज शब्द क्या होता है शायद हमें पता ही नहीं था। जब से मेरा जन्म हुआ मैंने अपने आसपास गरीबी, भुखमरी, समस्याएं, अपराध, नशा, हर तरह की चीज देखी। मैंने जी। मीडिया चैनल के माध्यम से भी ये बात कही और आज आपके मंच से भी यही बात कहना चाहूंगी जी। कि इस देश में जितने तरह के अपराध हो सकते हैं वह सभी मैंने अपने समाज में देखा। और ऐसे समाज घाटकोपर गोवंडी इलाके में। जी जी, गोवंडी जी। इलाके के करीब एक झुग्गी थी 2014 तक, जिसे अभी तोड़ दिया गया, जी। नेताजी सुभाष नगर। बाद ओके। में अब हमारा घर दूसरी झुग्गी में है, पास में ही है कामराज नगर स्लम एरिया। जी। निसंदेह जीवन कठिन था, बहुत ज्यादा कठिन था, कठिन नहीं कह सकते हैं उसे। लेकिन स्कूली शिक्षा आपकी कैसे शुरू हुई उसके बाद? स्कूली शिक्षा घर के लगभग 1 किलोमीटर, 1 डेढ़ किलोमीटर में मुंबई में सरकारी स्कूल जो होते हैं, म्युनिसिपल स्कूल होते हैं, जी। कामराज नगर म्युनिसिपल स्कूल से मैंने 7वीं तक की शिक्षा हिंदी माध्यम में ली। जी। उसके बाद मैं हिंदी हाई स्कूल से, जो कि वो भी सरकारी स्कूल था, उस 10वीं मेरिट पे वहां पे एडमिशन होता था, वो थोड़ी बेहतर स्थिति में था, तो पढ़ाई जी। में अच्छा के कारण मुझे वहां पे एडमिशन मिल गया। तो 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा मेरी हिंदी हाई स्कूल में हुई है। जी। तो यही मेरी जर्नी रही है। नहीं, आप कक्षा 6 में जब थी तो मैंने कई पोस्ट में पढ़ा, आपने जर्नी में शेयर किया कि तब पिताजी के साथ आप भी रेड लाइट पर जाती थी जहां वो फूल बेचने का काम करते थे, जिससे आपकी दैनिक आय होती थी, जिससे घर का गुजारा खर्चा चलता था। तो क्या ऐसी स्थिति रही कि कई बार आपको भी जाना पड़ा? बिल्कुल, हम बिल्कुल फूल बेचते थे क्योंकि वो जी। हमारा काम था। हमारे जी। पिताजी ने हमेशा हमसे कहा कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, कोई जी। मेरे पास विकल्प नहीं है, तो हमें इसी चीज से प्रेम करना होगा और खुशी से ये काम करना होगा। तो बिल्कुल। त्योहारों में ऐसा होता था। मैंने 12वीं कक्षा तक घर-घर फूल जाके दिया है, क्योंकि हमारे जी। आस-पास की गलियों में कुछ लोग जैसे महीने के ₹100, ₹150, ₹50 भी कुछ लोग देते थे, तो रोज फूलों की माला लेते थे। वो मैंने 12वीं कक्षा तक किया है। घर-घर जाके सुबह 6-7 बजे सबके घर में दरवाजे के पास वो फूल रख कर आना। बाकी त्योहारों के दिनों में मेरे 2 भाई, हम 3 भाई-बहन, बड़ी बहन घर पे फूल बनाया करती थी, बड़ी बहन और मम्मी। हम जी। फूल पिताजी के साथ बैठ के, चाहे वो गणेश चतुर्थी का त्योहार हो, दशहरे का त्योहार हो, दिवाली का त्योहार हो, हम जी। पिताजी के साथ सड़क किनारे बैठ के फूल बेचा करते थे। और माला फूल बनाने का काम तो अभी जेएनयू में भी मैं छुट्टियों में घर जाती थी जब तक सब मुंबई में थे, तो घर जी। पे हम वो काम करते थे। कोई बात नहीं, कोई काम छूटा नहीं होता। ईमानदारी, सच्चाई, बिल्कुल। मेहनत से जो काम किया जाए, वो हुँ, अच्छा है, बशर्ते वो कोई गलत काम ना हो। तो बहुत जी। अच्छा, आपकी कहानी बहुत अच्छी है। इसके बाद आप सोमैया कॉलेज में गईं, वहाँ सोमैया कॉलेज से एमए बीए आपने किया, तो बीए किस स्ट्रीम में किया है आपने? हिंदी साहित्य में?
जी, मैंने केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से 11वीं से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में की। वहाँ जी, पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। बहुत बढ़िया। मैंने हिस्ट्री, संस्कृत, जर्नलिज्म, इंग्लिश, हिंदी इन सभी विषयों से बीए किया। फाइनल ईयर में आके मैंने हिंदी साहित्य लिया। मैं जी, पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ कि मैंने बहुत जल्द ही अपने पैशन, अपने जुनून को डिस्कवर कर लिया था कि मुझे हिंदी साहित्य में ही आगे जाना है। मुझे जी। उस भाषा के साहित्य से अथाह लगाव था। जब मैं 5वीं या 6वीं कक्षा में रही होंगी, तब से मैं तभी से हिंदी की आपको हिंदी बहुत पसंद आने लगी। मुझे लगता है मैं 6वीं क्लास में थी, मैंने 10वीं तक की हिंदी की किताबें पढ़ ली थी और मैं बहुत अच्छा। 11वीं कक्षा में थी तो मैंने हिंदी के बहुत प्रमुख उपन्यास गोदान, यशपाल का झूठा सच, ये सारे उपन्यास पढ़ लिए थे। तो हिंदी साहित्य से हमेशा से मेरा एक अथाह प्रेम रहा है। तो ग्रेजुएशन मेरी 2014 में सोमैया कॉलेज से कंप्लीट हुई। जी, 2000 में मैंने ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसके बाद वो जेएनयू में क्वालिफाई आके। जी, जेएनयू में जी, उस समय सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करते थे। जी। ओबीसी की सीट पे मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ और जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक मुकाम, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच मुझे मिला, जहाँ पर मैं अपनी प्रतिभा को और निखार सकी। 2016 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ ऑल इंडिया का पीएचडी का उस वो आपने टॉप किया था। तो जी, जी। उसके उसके बाद आपने हिंदी साहित्य में पीएचडी की है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है यहाँ से? एमफिल मैंने 2018 में जमा की और अब जी, मेरी पीएचडी चल रही है। मैं अभी अगले 2 महीनों में अपनी पीएचडी जमा करके यूएस अमेरिका जाऊँगी चलिए। दिसंबर में। जी, जी, तो दूसरी अमेरिका पीएचडी। आप दूसरी बार जा रही हैं क्या? जी, इससे जी, पहले जी, भी आप दूसरी अमेरिका जा पीएचडी। नहीं, नहीं, दूसरी पीएचडी के लिए जा रही हूँ। इससे अच्छा पहले दूसरी पे फ्लाइट में भी नहीं बैठी हूँ, तो अच्छा, पहली बैठूँगी और सीधा अमेरिका, तो ये मेरी जर्नी रही है। तो अमेरिका में जो आपको चांसलर फेलोशिप मिली है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को आपने चुना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने भी आपको ये ऑफर किया है, तो दोनों यूनिवर्सिटी में आपको क्या अंतर लगा? कैलिफोर्निया को क्यों चुना आपने? इसमें कुछ दोनों यूनिवर्सिटी में मैंने जो कैलिफोर्निया का चुनाव किया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। जैसे जी, मेरा 10 जो हुआ है, वो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज में हुआ है, ओके, जो यूसीएस भी हम कहते हैं शॉर्ट में, या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा। ठीक यूसीएसबी है, का जो डिपार्टमेंट है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है और यहाँ से ठीक है, मैं ऑलरेडी भाषा और साहित्य में मैं पीएचडी करके जा रही हूँ। तो ठीक है। वॉशिंगटन में चुनाव हुआ था, वो एशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडीज में हुआ था। तो एक और रिलीजियस स्टडीज बहुत अलग तरह का डिसिप्लिन था और बिल्कुल। दूसरी कि मुझे ऐसे प्रोफेसर से काम कर के साथ काम करना था जिनको हिंदी के साथ-साथ अच्छी मराठी भी आती हो, क्योंकि मेरा हिंदी और मराठी दोनों साहित्य में विशेष रुचि थी और रैंकिंग में भी ये डिपार्टमेंट वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड है, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया। अमेरिका में आप 7 वर्ष तक रहेंगी जैसे कि मुझे जानकारी है। तो 7 वर्षों के बाद 2028-29 में आप भारत वापस लौटेंगी। तो उस समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आप किस तरह का बदलाव देखना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देश में किस तरह की प्रगति है और इसको किस तरह और आगे आना चाहिए? जैसा कि आपने मेडिवल हिस्ट्री की बात की, जहाँ पे भक्ति काल का आप अध्ययन कर रही थी पीएचडी में। तो उसमें कितनी जानकारी, जागरूकता लोगों के बीच आनी ज़रूरी है जो अब तक नहीं आ पाई? हिंदी साहित्य को लेके समाज में बहुत तरह से पूर्वाग्रह है, मैं कहूँगी, खासकर भाषा को लेके। क्योंकि जी, जब आप हिंदी पढ़ते हो, आपको या हिंदी बोलते हो, समझते हो, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली हिंदी बोलती हूँ। जब तक मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे बिना अंग्रेजी बोले काम नहीं चलेगा, मैं हिंदी में ही जी, बात करती हूँ। तो जी। ये कहीं कभी-कभी लोग इस चीज़ को जज भी कर लेते हैं कि शायद हो सकता है इसे अंग्रेजी ना आती हो। ये तमाम तरह के नहीं, आपने पूर्वज आपने भी कहा था जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने क्रॉस किया तो कई लोगों ने कहा कि हिंदी साहित्य में आप क्यों पढ़ना चाहती हैं क्योंकि उससे अतर बहुत सारी भाषाएँ हैं जिनमें आप अच्छा अध्ययन कर सकती हैं, अंग्रेजी उनमें से एक है। तो आपने पहले भी कहा है कि इस तरह की मेरे साथ परेशानी आई, लोगों ने कमेंट किए। तो जी, समाज की बिल्कुल। ऐसी हिंदी को लेके सोच है, आप ये कहना चाहती हैं? आप कह जी, लीजिए, आप बिल्कुल। कंटिन्यू
जी, मैं एकदम सहमत हूँ आपसे। और रही बात बदलाव की हिंदी साहित्य में, अ, हिंदी साहित्य को थोड़ा विश्व स्तरीय मंच पे एक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो साहित्य लिखा गया है, इसमें अथाह साहित्य लिखा गया है। लेकिन कहीं न कहीं वो कूपमंडूकता का शिकार है। कहीं न कहीं उसे एक भाषाई बंधन में बाँध के रखा गया है। ख़ासकर अगर आप भक्ति साहित्य देखें, तो जी, ऐसे साहित्य, ऐसे-ऐसे टेक्स्ट आपको मिल जाएँगे जिस पे विदेशों में भरपूर काम हो रहा है, अथाह काम हो ओके, रहा है। चाहे वो कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो संस्कृत में है, कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो हिंदी साहित्य की जो बोलियाँ हैं, चाहे भोजपुरी हो, अवधी हो, ब्रज हो, उसमें जो जी, लिखे गए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हिंदी साहित्य जब मैं अमेरिका से लौट के अपने देश आऊँ, तो एक इंटरडिसिप्लिनरी ये डिपार्टमेंट बने, जिसमें विश्व स्तरीय लेवल पे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पे काम हो। हमारी जो भाषा है, जो साहित्य है, उसका एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले कि इस भाषा में जो साहित्य लिखा गया, आप अगर भक्तिकाल की बात अगर मैं आपसे करूँ, तो जी, उस समय चाहे वो व्यवस्था का विद्रोह हो, समानता के लिए लड़ाई हो, हर तरह के विरोध के स्वर आपको साहित्य में दिखाई देंगे। चाहे वो जी, सर। कबीर साहित्य हो, मीरा का साहित्य हो, जायसी का साहित्य हो, लेखन हो, और भी अननोन कवित्रियाँ हैं। आप मराठी में देख लीजिए, जनाबाई हैं, कान्होपात्रा हैं। इन लोगों के भीतर जो स्वीकारिता है अपने अस्तित्व को लेके और उनके साथ जो जी, सामाजिक भेदभाव को लेकर, उसके उसको लेकर बहुत बड़ी स्वीकारिता है। लेकिन भाषाई पूर्वाग्रह के कारण ये साहित्य भारत देश की सीमा को लांघ नहीं पाया। और मैं इस जिम्मेदारी के साथ अमेरिका जा रही हूँ कि मेरे देश के इतिहास में जो इतनी बड़ी घटना हुई, जिसने विश्व की तमाम समस्याओं की ओर न केवल समस्याओं को उठाया, बल्कि असमानता भरे समाज में समानता की एक आवाज उठाई। तो उस साहित्य को जो न्याय दिलाने का एक पूरा एक जिम्मेदारी जो मैंने खुद से अपने ऊपर ली है, जो मुझे लगता है कि ये साहित्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए अलग-अलग जी। दृष्टिकोण से। तो मैं इसी विजन के साथ अमेरिका जा रही हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको अमेरिका के लिए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि भारत सरकार की कई अकादमीज़ हैं, ललित कला है, साहित्य कला है। इस तरह की अकादमीज़ हैं जो हिंदी अकादमी राज्यों की अलग-अलग बनी हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कुछ अकादमियाँ हैं जो लगातार हिंदी के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। ये अकादमियाँ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा भी करती हैं, 24 भाषाओं में या उससे अधिक भाषाओं में या अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में, एंडेंजर्ड लैंग्वेज के लिए भी काम कर रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काम इस क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन आप जिस तरह से चाहती हैं, उस तरह से होगा। जब आप लौट के आएँगी, तब आप चाहती हैं कि उस तरह से हो। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद भी चल रहे हैं इस समय बहुत बड़े स्तर पर। भारत की अकादमीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय साहित्य को अनुवादित करके वहाँ ला रही हैं। वहाँ का साहित्य यहाँ ला रही हैं, ताकि 2 देशों की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो एक-दूसरे से उसका आदान-प्रदान हो सके, लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मैं आपको यही कह रहा था कि जेएनयू के बारे में लोगों के मन में बहुत सी धारणाएँ हैं। जेएनयू को 2016 से जब से देशद्रोह का कांड हुआ है कन्हैया वाला, उसके बाद से लगातार जेएनयू को एक अ, हाशिए पर मैं कहूँगा कि मीडिया के जो मीडिया की तरफ से भी और अन्य तरफ से भी चर्चा का एक केंद्र रहा है। जबकि जेएनयू एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। किसी भी तरह की रैंकिंग में आपको टॉप 5 में जेएनयू का होना सुनिश्चित होता है, उसकी अकादमिक उत्कृष्टता के कारण। वहाँ के शिक्षक और छात्र ये सुनिश्चित करते हैं कि जेएनयू में लगातार वो चीज़ें बनी रहें, जिनके कारण जेएनयू का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बना रहे। जेएनयू में आप रहीं और जेएनयू के बारे में आपका क्या ख़्याल है? जेएनयू को आप क्या मानती हैं? हाल ही में कुलपति शांति श्री धूलपड़ी पंडित जी भी आपसे मिली हैं, आप उनसे जाके मिली हैं, जो भी है। तो वहाँ कैसी बातचीत रही? और एक ओवरऑल जेएनयू का जो आपके मन में बना है कि जेएनयू को आप किस तरह से समझती हैं? अपने शब्दों में आप जेएनयू के बारे में बताएँ। मैं ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर जेएनयू नहीं होता, जी, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और आपकी जे इस यात्रा में जेएनयू का बहुत बड़ा योगदान है, आप बिल्कुल, कहना चाह जेएनयू का ही जी, योगदान है, मैं आपको कहूँगी। और जी, उसके बराबर
इस कैंपस की छात्र राजनीति का योगदान है, प्रगतिशील छात्र राजनीति मैं कहूंगी, जिसको गलत तरीके से हमेशा से मीडिया में उछाला गया। अब उसका राजनीतिक फायदे नुकसान अपनी जगह है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, जी लेकिन जेएनयू एक आजाद जगह है। मान जी लीजिए जब आप किसी आजाद जगह में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के विचार हो सकते हैं। किसी को बिल्कुल कुछ पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, सहमति नहीं होती एक विचारों पर, और यही जी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि जी असहमतियों का सम्मान हम करते आए हैं हमेशा से। इस देश में एक बड़ी परंपरा रही है। तो जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न केवल अकादमिक जगत में बल्कि छात्र राजनीति में भी हमेशा उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और जी हाउ टू बी जेन्युइट यहाँ पे, क्योंकि आपको हर समाज के लोग मिल जाएंगे। और जी ये एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपके इस मंच से ये बहुत ही कहने का साहस कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाते हुए जो मैंने कुलपति महोदया को भी यही बात बोली कि मैं जी दुखी हूँ, वो भी काफी भावुक हो गई कि मैं दुखी हूँ कि जेएनयू की जिस तरीके से बाहर छवि पेश की जा रही है वो गलत है, और जी लोगों को उस पे आके एक कॉमन टेबल पे बैठ के इस पे बात करनी होगी कि क्या जेएनयू के छात्र राजनीति ने कभी योगदान नहीं दिया। आप यहाँ पे आएंगे, चाहे यहाँ की एडमिशन पॉलिसी हो, 1994 से लेके 1997 तक जेएनयू की छात्र संघ में कॉमरेड चंद्रशेखर रहे हैं, आप उनके बारे में अगर जानते होंगे। जी ऐसी पॉलिसीज उनके टाइम आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनको 5 नंबर अधिक दिया जाए, जी महिलाएं जो आती हैं उनको 5 नंबर अधिक दिया जाए। तो जेएनयू इस तरीके की एडमिशन पॉलिसीज लेकर चला कि जिसमें भारत, हम कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, उस आदिवासी इलाके में बसती है। तो उस क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए, शहर में जो सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर आके डिग्निटी और आत्मसम्मान के साथ यहाँ पे शिक्षा ले सके। आपके निस्संदेह पोस्ट में लिखा है कि जहाँ पे मंत्री का बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ पे आईएएस आईपीएस का बच्चा पढ़ रहा है, उसी जगह पे आप किसी भी समाज के वंचित वर्ग से आया हुआ बच्चा भी उनके साथ खाता पीता उठता बैठता पढ़ता लिखता सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल कहती हैं कि एक सामाजिक जो अंतर है ऊंचाई और निचले समाज का, वो जेएनयू में आके मिटता है। बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज़ है। और अब हो सकता है कि कभी तरीका गलत हो, मैं मानती हूँ जी कि जिस तरीके से उस मुद्दे का विरोध किया जाना था, जेएनयू में कुछ मैं कहूँगी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं कि उन्होंने वो रास्ता गलत चुना, उनका इंटेंशन गलत नहीं था। तो वो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी जो मेरे जी क्लासमेट नेपाल से हैं, उनके जो पार्टनर हैं, पति हैं, वो एमपी हैं नेपाल में, और वो मेरी जी क्लासमेट हैं। मेरे प्रोफेसर देवेंद्र चौबे मेरे शोध निर्देशक हैं, तो हम दोनों उनके सर के साथ शोध कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह की चीजें हैं जेएनयू में। बहुत अब सुंदर। आप किसी एक पक्ष को पकड़ के पूरी यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को खारिज कर देंगे, उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा करेंगे, तो ये निराधार है। और ये हमारे जैसे बच्चों के संघर्षों पर भी सवाल उठाना है, जिन्होंने यहाँ के अकादमिक जगत, यहाँ की छात्र राजनीति और यहाँ के शिक्षक, जो कि मैं 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स मानती हूँ कि जी एक बेहतर स्वस्थ सोच वाले शुद्धार्थी यहाँ पे बनते हैं, जो समाज में जाके विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपका कहना है कि जेएनयू को लोगों ने ठीक से समझा नहीं है। जेएनयू के बाहर जो जेएनयू की छवि बनी हुई है उसको तोड़कर लोगों को जेएनयू को ठीक से समझना चाहिए। जेएनयू वैसा नहीं है जैसा छवि समाज में बिल्कुल, बनी हुई है। जेएनयू बहुत बिल्कुल। बेहतर जगह है जहाँ पे नई छात्र राजनीति से जुड़े लोग, प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग, या जी, वित्त मंत्री अभी जयशंकर है, वहां से निर्मला सीतारमन है, विदेश जी। मंत्री वित्त एस जयशंकर हैं, बाकी सारे लोग वहां से, बहुत सारे लोग निकले हैं जो राजनेता हैं। तो कुल मिला के ये बातें थी जेएनयू के बारे में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने पोस्ट में लिखा कि रेड लाइट पर जो बच्चे अ, फूल बेचते हैं या भीख मांगते हैं, उनके लिए आपके मन में बहुत दर्द है, आप चाहती हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए, तो वो क्या आपकी डिमांड थी? ये जो सवाल है ये मुझसे बार-बार पूछा जा रहा है। बिल्कुल मैं उनके लिए करूँगी, उनके लिए मैं यही करूँगी
कि चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, मैं एक पुरजोर तरीके से हायर स्टडीज में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगी। और मैं बार-बार इस बात पे फिर से जोर देना चाहूंगी, नहीं, इस केंद्र सरकार देश से की क्या मांग है आपकी? बिल्कुल, इस देश की सरकार से, हमारी भारत सरकार से मेरी यही मांग है कि जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, पब्लिक फंडेड जी, यूनिवर्सिटी बनाई जाए। प्राथमिक शिक्षा को फ्री करने के अतिरिक्त कई ऐसे लोग हैं जो स्कूली शिक्षा लेने के बाद आगे जी, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जी, जेएनयू जैसे संस्थान उनके लिए होप है, एक उम्मीद है। सरकार से यही मांग है कि शिक्षा का और खासकर हायर स्टडीज का निजीकरण न किया जाए, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, क्योंकि इस देश के जो वंचित तबके के लोग हैं, वो इतिहासकार बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, जी, लेकिन क्योंकि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाते, उनकी प्रतिभा जिंदा रहने तक सीमित हो जाती है या कहीं दब जाती है या खत्म हो जाती है। हो जी, सकता है मुझे जैसा प्लेटफॉर्म न मिला होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही होती, लेकिन जेएनयू था तो मैं हूँ। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी जेएनयू मेरे साथ रहेगा, और किसी भी परिस्थिति में मैं जेएनयू के साथ खड़ी रहूंगी। तो जेएनयू जैसी बहुत सुंदर। और यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, जिससे सड़क किनारे फूल बेचने वाला चाहे कोई बच्चा हो या सिग्नल पर कोई सामान बेचने वाला बच्चा हो, वह 250 रुपए साल की फीस देकर यहाँ पे रह सके, पढ़ सके, देश को आगे ले जा सके। जी, सरिता जी, मेरी आपसे बहुत सारी लंबी चर्चा हुई। अपने परिवार के बारे में हमें ज़रूर बताएँ कि माता-पिता कोविड के बाद से अब जौनपुर में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं? किस तरह से अब परिवार में बाकी लोग और क्या-क्या करते हैं? मेरे पिताजी 2020 के अंत में वो यूपी चले गए, क्योंकि वहाँ पे जी, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी मुंबई में। तब जी, से वो वहीं पर हैं। और बहुत छोटी-सी ज़मीन है जिस पे वो खेती कर रहे हैं, जो जी। उनकी जीवन की पूरी पूँजी है मैं कहूँगी। और भाई जो मेरे 2 हैं वो माता-पिता के साथ गाँव में ही हैं। वो वहीं से अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बैंक एग्ज़ाम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हुँ, और बस बाकी सब अभी गाँव में ही हैं। मुंबई में जो हमारी झुग्गी है वो पहले से ही उसमें कोई आने से ऊपर जो कमरा था उसे रेंट पे दिया गया था, तो 2 से 3,000 रुपए महीने के वो रेंट के मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। सरिता जी, आपने समय निकाला और बहुत लंबी बातचीत हमारे बीच हुई। आपने जिसमें जी, बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। दूसरा, बहुत शुक्रिया। और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार।